कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कोई खालीपन सा है? पैसा है, रिश्ते हैं, लेकिन दिल से मुस्कान गायब है। शायद हम खुशी को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, द रीडिंग कैप्सूल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ओशो की उस सच्चाई की जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 1। क्या तुम सच में खुश हो? कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी चल तो रही है, लेकिन दिल के अंदर कुछ खाली सा है। हम सब कुछ करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, मेहनत, पूजा, ताकि एक दिन खुश रह सकें। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये खुशी आखिर है क्या? ओशो कहते हैं, इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है खुश रहना। सारी दौड़ भाग, संघर्ष और सपनों के पीछे भागने की असली वजह सिर्फ यही है कि हम अपने अंदर सुकून महसूस करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम सोचते हैं कि यह सुकून मिलेगा बाहर की चीजों से, पैसे से, रिश्तों से, पहचान से, धर्म से। ओशो हमें यहां एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। तुम जिस चीज को पाने के लिए दुनिया भर में भटक रहे हो, वो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। ये सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। हम अपनी जिंदगी उस इंसान की तरह जीते हैं जो घर के बाहर अपनी चाबी ढूंढ रहा है, जबकि चाबी असल में कमरे के अंदर गिरी होती है। वो बाहर इसलिए ढूंढता है क्योंकि वहां रोशनी है, ठीक वैसे ही जैसे हम बाहर की दुनिया में खोजते हैं क्योंकि वहां चमक है। हर कोई वही कर रहा है, तो हमें लगता है कि हम भी वहीं खोजें। लेकिन इसी भ्रम में हम अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। ओशो बार बार यही बात दोहराते हैं, असली खुशी एक अनुभव है जो तब आता है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। इसका मतलब यह नहीं कि बाहर की चीजें बुरी हैं। पैसा, सफलता, रिश्ते, ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पूरी खुशी इन पर टिकी है तो वो बहुत कमजोर आधार है। ओशो ये नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो, वो कहते हैं पहले खुद को जानो, फिर जो कुछ भी करो वो तुम्हारे भीतर की खुशी से निकले, न कि उस खुशी की तलाश में। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर खुशी भीतर है तो फिर हम इतने असंतुष्ट क्यों रहते हैं? बचपन से ही हमसे कहा जाता है, तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हें बेहतर बनना है, बड़ा बनो, कुछ बनो, सफल बनो। कोई नहीं कहता तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। यहीं से हम खुद से अलग होने लगते हैं। हम अपने असली स्वरूप से कटते जाते हैं और एक नकली मैं गढ़ते हैं जिसे समाज स्वीकार करे। यही वो दूरी है जो हमें हमारी भीतर की खुशी से दूर ले जाती है। तो इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? सच्ची खुशी कोई चीज नहीं जिसे कहीं से लाया जाए। वो एक अनुभव है जो तब होता है जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। जब तक हम उसे बाहर खोजते रहेंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हमें बस खुद को समझने की जरूरत है। अगर हम अपने असली स्वरूप से इतने दूर हो गए हैं तो वो दूरी पैदा कैसे हुई? कब और कैसे हमने वो मासूम, संपूर्ण मैं खो दिया? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बचपन से लेकर अब तक कैसे समाज, शिक्षा और संस्कारों ने हमारी असली पहचान पर पर्दा डाल दिया। और सबसे अहम बात, क्या अब भी हम उसे वापस पा सकते हैं? अध्याय 2। तुम्हें भुला दिया गया है, लेकिन तुम अब भी हो। सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है, मासूम, सरल, बिना किसी लेबल के। उसे नहीं पता कि उसे क्या बनना है, क्या सही है, क्या गलत। वो बस है, पूरे होश में, पूरी आजादी में। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, एक एक करके उस पर परतें चढ़ने लगती हैं। ऐसे मत बोलो, वैसे चलो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, ये अच्छा है, वो बुरा है। धीरे धीरे वो बच्चा अपने जैसा होना छोड़ देता है और वैसा बनने लगता है जैसा दुनिया उसे देखना चाहती है। ओशो कहते हैं, हर बच्चा एक फूल होता है, लेकिन हम उसे एक मशीन में बदल देते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उनका मूल्य उनकी उपलब्धियों से तय होता है। अगर नंबर अच्छे आए तो वाहवाही मिलेगी, अगर आदर्श बना तो प्यार मिलेगा, यानी प्रेम और स्वीकृति की शर्तें जोड़ दी जाती हैं। अब वो बच्चा धीरे धीरे सोचने लगता है, मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं, मुझे कुछ बनना पड़ेगा, तभी मैं काबिल हूं, तभी मुझे अपनाया जाएगा। यही सबसे पहली दूरी है, खुद से।
ओशो इस पूरी प्रक्रिया को कंडीशनिंग कहते हैं, यानी मानसिक प्रोग्रामिंग। बचपन से हम जिन बातों को बार बार सुनते हैं वो हमारे अंदर रूटीन बन जाती हैं। जैसे, अगर तुम अच्छा पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे, लड़के नहीं रोते, लड़की को शर्मीली रहना चाहिए, पैसा ही सफलता की पहचान है। इन बातों को हम इतना अंदर तक अपना लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये हमारी अपनी सोच नहीं है, बल्कि समाज की आवाज है जो अब हमारे दिमाग से बोल रही है। और जब इंसान दूसरों की आवाज को ही अपनी आवाज समझने लगे तो वो अपने सबसे गहरे सच से कट जाता है। ओशो का कहना है, तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप नहीं सिखाया गया, तुम्हें सिखाया गया है कि तुम क्या बनो। लेकिन क्या कभी किसी ने कहा तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो? नहीं, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में पले हैं जो मूल्य देती है, स्वीकृति नहीं। एक दिलचस्प उदाहरण समझिए। अगर कोई बच्चा अकेले बैठा हो और सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा हो तो माँ कहेगी समय बर्बाद मत करो, पढ़ो कुछ। लेकिन वही बच्चा अगर किताब लेकर बैठा हो, भले ही उसका मन न हो, तो माँ कहेगी वाह क्या समझदार बच्चा है। अब धीरे धीरे बच्चा सीखता है, मेरा मूल्य मेरी सहजता में नहीं, मेरी उपयोगिता में है। यहीं से असली दुख शुरू होता है। तो इस अध्याय की असल शिक्षा क्या है? बचपन में हमें खुद से अलग कर दिया जाता है ताकि हम समाज के बनाए हुए ढांचे में फिट हो सकें। हमें अपनी सहजता, मौलिकता और मौजूदा सुंदरता से काटकर कुछ और बनने की होड़ में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में हम अपनी सबसे मूल चीज खो देते हैं, अपनी मौलिक पहचान, अपना मैं। लेकिन ओशो यहीं रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं भूल गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम अब नहीं हो, तुम अब भी वहीं हो, भीतर गहराई में, शांत, मौन और संपूर्ण। बस धूल जमी है, पर्दे हैं। अगर तुम चाहो तो उन पर्दों को हटाया जा सकता है। अगर हमारे भीतर वो मौलिक मैं अब भी मौजूद है तो हम उसे फिर से कैसे पा सकते हैं? क्या कोई रास्ता है उस खोई हुई मासूमियत, उस सहज आनंद तक लौटने का? चैप्टर 3 में हम जानेंगे ओशो का वह मार्ग जो आत्मा की इस खोई हुई पहचान को फिर से पाने की शुरुआत करता है। अध्याय 3, वापसी का पहला कदम। अब तक हमने समझा कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है, लेकिन समाज, परिवार और शिक्षा ने हमें बचपन से ही यह सिखा दिया कि हमें खुद को बदलना है, कुछ बनना है, और तभी हम स्वीकारे जाएंगे। इस प्रक्रिया में हम अपने असली स्वरूप से कट गए। अब सवाल उठता है, क्या हम फिर से अपने उस मौलिक स्वरूप तक लौट सकते हैं? ओशो कहते हैं हाँ, बिल्कुल लौट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक बात को गहराई से समझना जरूरी है। हमें भीतर झांकने की कला सीखनी होगी। अब तक बाहर भागते रहे, अब भीतर लौटने का समय है। जब हम दुखी होते हैं तो हम कारण बाहर ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि कोई और जिम्मेदार है, जैसे मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरा जीवन साथी मुझे नहीं समझता, मेरी किस्मत खराब है, हमेशा कोई ना कोई बाहरी कारण। लेकिन ओशो कहते हैं जब भी तुम दुखी हो तो ये देखो कि तुम उस स्थिति को कैसे देख रहे हो, तुम्हारा नजरिया कैसा है। दुख बाहरी परिस्थितियों से कम और तुम्हारी आंतरिक प्रतिक्रिया से ज्यादा पैदा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दुख का जड़ तुम्हारे भीतर है तो समाधान भी तुम्हारे भीतर ही है। अब यहां आता है आत्मदेखन, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ओशो इसे पहला और सबसे जरूरी कदम मानते हैं। तुम्हें सिर्फ देखना है, ना जज करना है, ना टोकना है, बस चुपचाप देखना है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखता है, वैसे ही तुम देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी भावना चल रही है, तुम्हारे विचार कहां से आ रहे हैं, तुम कैसे अपने ही अंदर उलझ जाते हो। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है क्योंकि हमें आदत है किसी नतीजे पर पहुंचने की, हमें खुद को लगातार ठीक करने की आदत है। लेकिन ओशो कहते हैं तुम खुद को ठीक नहीं कर सकते, तुम सिर्फ खुद को देख सकते हो, और देखने भर से ही भीतर एक क्रांति शुरू हो जाती है। एक बार एक आदमी ओशो के पास आया और बोला, मैं बहुत गुस्सैल हूं, मुझे बताइए कि मैं गुस्सा कैसे छोड़ूं। ओशो मुस्कुराए और बोले, जब अगली बार गुस्सा आए तो उसे रोको मत, लेकिन एक काम करना, गुस्से को पूरी तरह महसूस करना और साथ ही अपने भीतर एक कोना बनाकर उसे देखना, जैसे कोई और व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो और तुम सिर्फ देख रहे हो। वह आदमी कुछ हफ्तों बाद लौटा और बोला, गजब हो गया गुस्सा, अब पहले जैसा आता ही नहीं, और जब आता है तो मुझे हंसी आती है।
ओशो ने कहा, यही है। पहला बदलाव देखने से ही अंदर का भ्रम टूटने लगता है। तुम्हें खुद को बदलना नहीं होता, तुम्हें खुद को समझना होता है। तो इस अध्याय का सार क्या है? पहला कदम है देखना, बिना जजमेंट के, बिना रोक टोक के, जैसे हो वैसे ही खुद को देखना। दूसरा कदम है स्वीकार करना, जो है उसे मान लेना, तभी तुम उसके पार जा सकते हो। तीसरा कदम है ध्यान या अवेयरनेस। ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब तुम होशपूर्वक हर चीज को देख रहे होते हो, तब तुम अपने भीतर के सच से जुड़ने लगते हो। अब तक हम बाहर भागते रहे, अब पहली बार हमने भीतर की तरफ एक नजर डाली है। लेकिन यह तो शुरुआत है। ध्यान के इस रास्ते पर आगे कैसे बढ़ा जाए? क्या ध्यान का कोई तरीका है, या क्या ये बस देखने भर से घटित हो जाता है? चैप्टर 4 में हम जानेंगे ओशो के ध्यान के दृष्टिकोण को, जो न तो पारंपरिक है और न ही जटिल, बल्कि बेहद सरल और जीवन के करीब है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ध्यान असल में क्या है और कैसे वह आपके भीतर की नींव को बदल सकता है? अध्याय 4, ध्यान क्या है और यह कैसे बदलता है जीवन। पिछले अध्याय में हमने समझा कि खुद को देखने की कला ही पहला कदम है, और यही देखने की गहराई धीरे धीरे ध्यान बनती है। अब सवाल यह है, ध्यान असल में है क्या? क्या ये किसी विशेष मुद्रा में बैठना है या घंटों तक आंखें बंद करना? ओशो इस सवाल का बहुत सीधा और सच्चा जवाब देते हैं। वो कहते हैं ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान एक अवस्था है जिसमें तुम पूरी तरह होश में हो, जागृत हो, अपने भीतर और बाहर दोनों को देख पा रहे हो। बिना किसी प्रतिक्रिया के ध्यान है, बस होना। ओशो कहते हैं तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, तुम सिर्फ होश से रहो। जब तुम खाना खा रहे हो तब सिर्फ खाना खाओ, जब तुम चल रहे हो तब सिर्फ चलो, जब तुम सांस ले रहे हो तब सिर्फ सांस लो। अब आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव है, क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त या तो अतीत में होता है या भविष्य में। लेकिन ध्यान की शक्ति यही है कि वह तुम्हें इसी पल में लाता है जहां न कोई कल है और न कोई कल की चिंता। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, क्या मैं काम करते हुए ध्यान कर सकता हूं? ओशो ने कहा, अगर तुम सचमुच काम में डूब जाओ तो वह खुद ध्यान बन जाता है। अगर तुम झाड़ू भी लगा रहे हो और पूरी उपस्थिति से कर रहे हो तो वह भी ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी कर रहे हो उस काम में पूरी तरह उपस्थित होना, ना सोच में खो जाना, ना किसी लक्ष्य की चिंता, बस पूरी जागरूकता के साथ उस पल में जीना। ओशो ध्यान को बोझ नहीं बनाते। ओशो ने हमेशा ध्यान को सरल और सहज बनाया। उन्होंने पारंपरिक तरीकों से हटकर ध्यान को जीवन के करीब लाया। वो कहते हैं अगर ध्यान तुम्हें तनाव दे रहा है तो वह ध्यान नहीं हो सकता। अगर ध्यान को भी तुमने एक टारगेट बना लिया है तो वह सिर्फ एक और खेल बन जाएगा। ध्यान तो वो दरवाजा है जहां से तुम अपने भीतर प्रवेश करते हो, जहां विचार नहीं होते, केवल मौन होता है, और उस मौन में ही तुम्हारा असली रूप प्रकट होता है। तो इस अध्याय से क्या सीख मिली? ध्यान कोई अलग से किया जाने वाला अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई विशेष स्थिति नहीं है। ध्यान तो बस होश में जीना है, हर काम को पूरी उपस्थिति और गहराई से करना है। यही सरल है, यही सच्चा है, और यही जीवन को बदलने की जड़ है। अगर ध्यान इतनी शक्तिशाली चीज है तो फिर हम इससे दूर क्यों हो जाते हैं? क्या वजह है कि हम कुछ समय के लिए जागरूक होते हैं और फिर वापस पुराने ढर्रे में चले जाते हैं? वो कौन सी बाधाएं हैं जो हमें गहराई तक जाने से रोकती हैं? चैप्टर 5 में हम जानेंगे ओशो के अनुसार ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट क्या है और उससे कैसे पार पाया जा सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ध्यान के मार्ग में सबसे बड़ा धोखा क्या है और हम उससे कैसे बच सकते हैं? अध्याय 5, ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट। अब तक हम समझ चुके हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है जहां हम पूरी तरह होश में होते हैं, जहां जीवन का हर पल ध्यान बन सकता है। लेकिन अब एक अहम बात आती है, अगर ध्यान इतना स्वाभाविक और सरल है तो फिर ज्यादातर लोग उसमें गहराई तक क्यों नहीं जा पाते? ओशो कहते हैं ध्यान में सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं है, कोई और व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें नहीं रोक रही। ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा खुद का मन है। मन यानी लगातार चलता विचारों का सिलसिला। ओशो मन को एक बंद कमरा कहते हैं, जहां खिड़कियां बंद हैं, जहां ताजी हवा नहीं आती,
और वहां तुम्हारे अपने ही पुराने विचार लगातार घूमते रहते हैं। तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में सोच ही तुम्हें घसीट रही होती है। तुम आज का अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारा मन या तो कल के पछतावे में फंसा है, या आने वाले कल की चिंता में ध्यान इसी वजह से कठिन लगता है। क्योंकि जैसे ही तुम शांत बैठते हो, मन और तेजी से दौड़ने लगता है। ओशो इस मन को झूठा मालिक कहते हैं। मन तुम्हारा नौकर होना चाहिए था, लेकिन उसने मालिक बनकर बैठ जाना सीख लिया है, और जब तक मन को मालिक की जगह से हटाया नहीं जाता, तब तक ध्यान का असली स्वाद नहीं आ सकता। अब यहां कोई लड़ाई नहीं करनी है। ओशो कहते हैं, तुम मन से मत लड़ो। लड़ाई करोगे तो वो और मजबूत होगा। तुम बस उसे देखो, जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो और तुम बस खड़े होकर देख रहे हो। विचार आएंगे, तुम उन्हें आते जाते देखो। तुम खुद को विचारों से अलग पहचानो। तुम जानो कि तुम मन नहीं हो। यही देखने का क्रम धीरे धीरे तुम्हें मन से मुक्त करता है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई हासिल करने वाली चीज नहीं है। यह तो वही है जो तब घटता है जब तुम विचारों की पकड़ से आजाद हो जाते हो। लेकिन यहां एक और बड़ी रुकावट होती है, ध्यान को उपलब्धि बना लेना। लोग ध्यान करने लगते हैं ताकि उन्हें कुछ मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले। लेकिन जिस पल तुम कुछ पाने की आकांक्षा से ध्यान कर रहे हो, उसी पल ध्यान खत्म हो जाता है। क्योंकि अब फिर से तुम भविष्य में चले गए हो। अब फिर से तुम इस पल को छोड़ चुके हो। ओशो कहते हैं, सिर्फ इस पल में जीना सीखो, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी अपेक्षा के। बस बैठो, देखो और प्रतीक्षा करो। ध्यान अपने आप घटता है, जैसे सुबह का सूरज अपने समय पर उगता है। तुम उसे खींच नहीं सकते, लेकिन तुम उसके स्वागत के लिए तैयार रह सकते हो। तो इस अध्याय की बातों को एक जगह समेटें तो ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट है मन की लगातार चलती धारा, और उस धारा को तोड़ने का उपाय है गहरी जागरूकता और निष्क्रिय देखना। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक सहज घटना है जो तब घटती है जब तुम भीतर खाली हो जाते हो। अगर ध्यान मन से परे जाने की कला है, तो फिर मन का सही उपयोग क्या है? क्या मन को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, या क्या हम मन और चेतना के बीच संतुलन बना सकते हैं? हम जानेंगे ओशो का दृष्टिकोण मन के साथ संतुलन बनाने का, और कैसे मन को नौकर बनाकर चेतना को फिर से जीवन का केंद्र बनाया जा सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि मन को दबाकर नहीं, बल्कि समझकर कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? अध्याय 6, मन को दुश्मन नहीं साथी बनाओ। अब तक हम समझ चुके हैं कि ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट मन है। यह लगातार चलता रहता है, सोचता है, तर्क करता है, भूत और भविष्य में भटकता रहता है और हमें इस पल में जीने नहीं देता। लेकिन अब एक नया सवाल उठता है, क्या हमें मन को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? क्या मन बुरा है, या क्या उसे समझकर उसका सही उपयोग किया जा सकता है? ओशो इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, मन बुरा नहीं है, लेकिन जब वह मालिक बन जाता है तब समस्या खड़ी होती है। मन का स्थान नौकर का है, चेतना का स्थान मालिक का है। ओशो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लो एक घर है जिसमें एक नौकर और एक मालिक रहते हैं। लेकिन अगर नौकर मालिक की जगह बैठ जाए और मालिक सोता रह जाए, तो पूरे घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमारे भीतर भी यही हो रहा है। मन यानी नौकर अब जीवन के सारे निर्णय ले रहा है, और चेतना यानी आत्मा जो असली मालिक है, वो कहीं सोई पड़ी है। ओशो कहते हैं, समस्या मन नहीं है, समस्या यह है कि चेतना सोई हुई है। जैसे ही चेतना जागती है, मन अपने आप सही स्थान पर लौट आता है। अब सवाल यह है, चेतना को कैसे जगाया जाए? उत्तर है ध्यान। ध्यान वह दरवाजा है जिससे होकर चेतना फिर से सक्रिय होती है। और जब चेतना जागती है, तब मन तुम्हारा विरोध नहीं करता, बल्कि तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। ओशो का ध्यान पर यही दृष्टिकोण बहुत अनोखा है। वो ध्यान को जीवन से अलग कोई क्रिया नहीं मानते, बल्कि वो इसे एक जीवन शैली मानते हैं, जहां होश ही मार्ग है और मौन ही मंजिल। अब बात आती है, मन को कैसे समझा जाए? ओशो कहते हैं, मन एक अद्भुत यंत्र है। सोचने की शक्ति, कल्पना की क्षमता, भाषा और विचारों की दुनिया, ये सब मन की देन है। लेकिन जब तुम मन से चिपक जाते हो, उसे ही सब कुछ मान लेते हो, तब वह तुम्हें पकड़ लेता है। इसलिए जरूरी है कि तुम मन को उसकी सीमा में रखो। मन तब तक उपयोगी है जब तक वह साधन है, लेकिन जैसे ही वह साध्य बन जाए, तुम्हारी दिशा गड़बड़ हो जाती है।
तो इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? ओशो मन को छोड़ने की बात नहीं करते, वो मन को समझने की बात करते हैं। वो कहते हैं, मन को मत दबाओ, मत भागो, बस देखो और समझो। जैसे ही तुम उसे जागरूक होकर देखोगे वो शांत होने लगेगा, और तब वही मन जो कभी तुम्हारी बेड़ियां था, तुम्हारा पुल बन जाएगा, तुम्हें चेतना तक ले जाने वाला। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। अगर चेतना ही असली मालिक है और अगर मन उसका सहयोगी बन सकता है, तो फिर सवाल उठता है, चेतना का स्वभाव क्या है? वह कैसी होती है? जब हम सचमुच होश में होते हैं तो वह अनुभव कैसा होता है? चैप्टर 7 में हम जानेंगे ओशो की दृष्टि में जागरूक जीवन का अनुभव कैसा होता है और एक होशपूर्वक जीवन कैसे हर क्षण को पवित्र और सुंदर बना सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि जब जीवन पूरी तरह होश से जिया जाता है तो वह कैसा बदलता है? अध्याय 7, जब जीवन होश से भर जाता है। अब तक हमने जाना कि चेतना ही असली मालिक है, और जब चेतना जागती है तो मन उसकी सेवा में आ जाता है। फिर जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। अब सवाल उठता है, जब जीवन पूरी तरह होश से भर जाए तो उसका अनुभव कैसा होता है? क्या वह साधारण जीवन से अलग होता है, या क्या वही जीवन एकदम नया हो जाता है? ओशो इस बात को बहुत सरल लेकिन गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, होश में जिया गया जीवन वही पुराना जीवन होता है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। अब वही पेड़ कुछ और लगते हैं, वही आसमान और गहरा दिखता है, वही रिश्ते और सच्चे लगते हैं, क्योंकि अब तुम पहली बार पूरी तरह उपस्थित हो। ओशो ध्यान दिलाते हैं कि ज्यादातर लोग जीवन को अधखुली आंखों से जीते हैं। हम चलते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। हम बात करते हैं लेकिन सुनना भूल जाते हैं। हम हंसते हैं लेकिन भीतर से खाली होते हैं। और जब होश लौटता है तो हर छोटी चीज में एक नई चमक आ जाती है। ओशो कहते हैं, होश से जीना ही असली पूजा है। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है जीवन को ऐसे जीना जैसे हर पल परमात्मा तुम्हें देख रहा हो। हर सांस, हर कदम, हर शब्द, सब कुछ एक साधना बन जाता है। ओशो इसे कहते हैं लिविंग मेडिटेशन, यानी ऐसा जीवन जहां तुम हर पल को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो और पूरे होश में उसका हिस्सा बन रहे हो। एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, मैं रोज ध्यान करता हूं लेकिन कोई बदलाव नहीं दिख रहा। ओशो ने पूछा, क्या तुम दिन में एक बार सच में पूरी तरह जागते हो? उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूं। ओशो बोले, फिर यही दिक्कत है। ध्यान करने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। और यह जागना किसी एक क्षण का नहीं बल्कि हर क्षण का अभ्यास है। होश से भरा जीवन कैसा होता है? ओशो बताते हैं कि जब चेतना जागती है तो भीतर एक मौन जन्म लेता है, एक गहरी शांति जिसमें कोई तनाव नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई संघर्ष नहीं। तब जीवन बाहर से भले साधारण लगे लेकिन भीतर से बहुत समृद्ध हो जाता है। ओशो कहते हैं, सच्ची समृद्धि वही है जब तुम्हारे पास भीतर मौन है और बाहर मुस्कान। तो इस अध्याय से हमें क्या समझने को मिला? होश कोई विशेष अनुभव नहीं है, वह तो जीवन को उसकी संपूर्णता में जीने की कला है। हर पल को प्रेम से, सम्मान से और जागरूकता से जीना ही ध्यान है। और जब तुम ऐसा जीते हो तो जीवन का हर क्षण तुम्हें भीतर तक छूने लगता है। तुम्हारी आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन वो दुख की नहीं होती, वो करुणा की होती है, कृतज्ञता की होती है। तो यही थी आज की बात। शायद कुछ बातें जानी पहचानी लगी हों, शायद कुछ चुभी भी हों, और शायद कुछ ने आपको भीतर से थोड़ा हिला भी दिया हो। लेकिन यही तो असली शुरुआत होती है, जब हम खुद से ईमानदारी से मिलते हैं, जब हम रुक कर पूछते हैं, क्या मैं सच में वैसे ही जी रहा हूं जैसा जीना चाहता हूं? याद रखिए, बदलाव कोई बड़ी क्रांति नहीं होती, वो एक छोटा सा कदम होता है जो हर दिन उठाया जाता है। शायद आज का वो एक छोटा कदम ये हो सकता है कि आप खुद को थोड़ा और गहराई से देखें, थोड़ी देर खुद के साथ बैठें, बिना भागे, बिना जज किए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया या अंदर कहीं हलचल पैदा की, तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि वहीं से असल परिवर्तन शुरू होता है। अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरे साथ बने रह सकते हैं। सब्सक्राइब करना हो तो कीजिए, या सिर्फ अगली बार फिर मिलिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, खुद से जुड़े रहिए, क्योंकि आखिर में दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता आपका खुद से होता है। धन्यवाद।